बेटा थोड़ा सा इसको हम ना फास्ट फॉरवर्ड भी रखेंगे इस चैप्टर को, मैथमेटिकल टूल को, क्योंकि हमें सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन बेस पे पढ़ना है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस यस सर। आप रेस्पॉन्स करते रहिएगा, जैसे ही समझ में आए हम आगे बढ़ते रहेंगे, और कोई कंफ्यूजन हो तो रोक दीजिएगा मुझे, है ना? ठीक है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस, ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो होता क्या है फंक्शन? फंक्शन क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल कोई एफ एक्स दिया हुआ है, चलो ये छोड़ो, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप विद टू वेरिएबल्स सच दैट देयर इज ओनली यूनिक आउटपुट फॉर एन एवरी इनपुट, यानी कि एक इनपुट के लिए एक स्पेशल आउटपुट आए, उसको हम बोले फंक्शन। इसका प्रैक्टिकल व्यू देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। आप मान लो ये कोई कार है, कोई कार है, ये कोई कार है, ठीक है। इस कार की वेलोसिटी इस टाइम पे है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। थोड़े से टाइम बाद इस कार की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेटा मुझे कोई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो इस कार का मास है 1000 kg, तो क्या ये 1/2 और मास ये इस काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट हो जाएगा? अरे कार का मास तो कांस्टेंट है ना 1000 kg, यस सर। सर 1/2 भी कांस्टेंट है। मान लो ये थी t1 टाइम पे, ये वेलोसिटी थी t2 टाइम पे। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, अगर t1 पे निकालनी हो या t2 पे निकालनी हो, क्या ये v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? होगी कि नहीं? तो क्या मैं ये अगर देखो, मान लो मैं अगर t1 टाइम पे अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, t1 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो मान लो 1/2 इंटू 1000 इंटू 5 का इंटू 25 हो जाएगा। यस सर। 5 का 25, इसका क्या हो जाएगा 500। कितना आया 500 इंटू 25, कितना आया? अरे कुछ भी हो, हमें वैल्यू फाइनल आंसर से मतलब नहीं है। हमें t2 जैसे निकालूं, ke2 निकालूं अगर मैं, तो क्या ये 1/2 इंटू 1000 इंटू 10 का स्क्वायर 100, ये होगा? यस सर। ये होगा ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 इंटू 100। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 500 है इसमें भी है, 500 इसमें भी है, ये तो कांस्टेंट हो गई दोनों में। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे डिपेंड कर रही है? इस 25 पे, यानी कि वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी? बोल सकता हूँ? यस सर। जब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है तो मैं बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वेलोसिटी का फंक्शन। अगर वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है? यस सर। देखो, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना? यस तो जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो देखो वेलोसिटी तो डिपेंड नहीं कर रही ना काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, है कि नहीं? यस तो जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे? जो डिपेंड करे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड ना करे। अरे नाम से पता चल रहा है ना, अरे कोई भी हो,
अरे मैं कोई भी हो, जैसे इंडिपेंडेंट, जैसे बोलते हैं कि गर्ल्स को जॉब करनी चाहिए जिससे कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है वो किसी पे डिपेंड ना रहे, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई भी हो। इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए जॉब करो या कुछ बिजनेस करो, कुछ भी करो। तो इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। अभी आप मम्मी पापा पे डिपेंड हो कि मम्मी पापा आपको मोबाइल के पैसे दे रहे हैं, नेट के पैसे दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग क्लास ले पा रहे हो। एम आई राइट ना? Yes. Yes, sir. ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली देखो, ये एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस एनर्जी को एनर्जी बोलो या फिर इसको वर्क डन बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। तो देखो, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, मैं इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद ब्लॉक आ गया यहाँ पे, तब भी 10 न्यूटन ही है। फिर आ गया यहाँ पे, तब भी 10 न्यूटन ही है। मान लो यहाँ से यहाँ तक मूव किया 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया 1 मीटर। क्या फोर्स इसका कांस्टेंट है 10 न्यूटन? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या वर्क डन जो है या फिर एनर्जी है डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि देखो, डिस्प्लेसमेंट जब इसका यहाँ तक ये ब्लॉक, जब ये मान लो t0 था, ये t1 है 1 सेकंड पे, ये t2 सेकंड पे है। ठीक है, जब 1 सेकंड पे इसका वर्क डन क्या था? वर्क डन क्या था 1 सेकंड पे? मान लो 10 न्यूटन फोर्स है। E1 क्या आएगा? एनर्जी, चलो एनर्जी ले लेते हैं। E1 एनर्जी क्या आएगी? 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 Newton meter. 1 सेकंड पे 1 सेकंड, वो 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? 1 मीटर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्या 1 मीटर कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब E2 क्या देखेंगे? E2 फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है। Yes, sir. देखो, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 meter. 2 meter. 2 मीटर। तो एनर्जी क्या हो गई? 20 मीटर, 20 न्यूटन मीटर हो 20 गई कि नहीं हो Newton गई? meter. यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस पे, वो सॉरी, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। Displacement. तो मुझे ये बताओ, एनर्जी डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ? एनर्जी Dependent. एनर्जी डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट। Independent. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो ये नीचे लिखा हुई है, ये सारी चीजें नीचे लिखी हुई है। अब देखो आता है स्लोप। स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप बोलते हैं ढलान को। जैसे ढलान इन द सेंस हॉरिजॉन्टल में कितना चल रहा है, उसमें वर्टिकल में कितना चला है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि मान लो ये कोई पॉइंट है A1, यहाँ से कोई इतना चला है वर्टिकल, ऐसे चला है कोई यहाँ इस पॉइंट तक। तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला है वो? ये डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल में कितना चला है? ये वाली डिस्टेंस। और वर्टिकल में कितना चला है? वर्टिकल में कितना चला है? ये वाली डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट थे वो x1 y1 थे, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। x2 y2 का मतलब क्या है भाई? ये भी देखते हैं। देखो, यहां से इनिशियल पहले कहां पे था? इस पॉइंट पे। यहां से ये ओरिजिन है आपका, यहां से इनिशियली कितनी डिस्टेंस पे था? x1 पे। हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस थी वो x1 हो गई। इनिशियली कहां पे था? Yes, sir. 1 पे था। और इनिशियल y डायरेक्शन, ऊंचाई कितनी थी इसकी? y1। ये ऊंचाई कितनी थी? y1। अब देखो, ये जब चल के यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये कितना हुआ? हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ? x2 हुआ कि नहीं? ये x2 Yes, हुआ। sir. और ऊंचाई कितनी पहुंच गई इसकी? y2। अब देखो, क्या इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये x2 है और ये x1 है, क्या मैं इसको x2 माइनस x1 बोल सकता हूँ इस डिस्टेंस को? Yes, sir. Yes, sir. बोल सकता हूँ ना। अब देखो, ये डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस टोटल y2 है और ये वाली डिस्टेंस y1 है, ये अगर y1 है, क्या मैं इस डिस्टेंस को, इस वाली डिस्टेंस को y2 माइनस y1 बोल सकता हूँ? Yes, Yes, sir. बोल सकता हूँ ना। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। देखो, A B और C, मान ली मैंने ये पॉइंट मान लिए, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, यहां से इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये क्या है? x2 माइनस x1। ये क्या है? y2 माइनस y1। यही है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. मैंने ये मान लिया एंगल थीटा है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है। स्लोप निकालने के लिए ये मैं एंगल मान लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप है एंगल है वो
थीटा है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो अगर थीटा है तो बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे वाला x2 माइनस Yes. x1 वाला बेस बेस होगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब देखो हाइपोटेन्यूज देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा होता है। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, यहां से वैल्यू निकालो। टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस Sine upon cos. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Perpendicular upon base. यही होता है ना। अब देखो Yes, इसमें sir. परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ही है ना परपेंडिकुलर, Yes, sir. और बेस क्या है, x2 माइनस x1, यस सर है कि नहीं? तो अगर हमें इनडायरेक्टली अगर हमें स्लोप का फॉर्मूला पूछा जाए, स्लोप का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, Yes, यस sir. सर आप लोग क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर ये आपको हाइट अपॉन बेस ये मतलब लिखा हुआ भी मिल जाएगा आगे चल के। आगे बढ़े, स्लोप समझ में आया? Yes, sir. यस सर अब देखो, अब हम छोटा थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्स क्या क्या है। देखो अभी हम पढ़ते हैं लीनियर ग्राफ के बारे में। लीनियर ग्राफ इन द सेंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें अगर मान लो c की वैल्यू अगर 0 है, ये एक इंटरसेप्ट होता है कि ये आपका कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से अगर ये c कोई किसी की कोई वैल्यू दी हुई है तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो y इक्वल टू एम एक्स का मतलब होता है, ये होता है स्लोप, जो m है ना ये है आपका स्लोप। m यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा भी है, स्लोप क्या है, m है, x और y के बीच में एक रिलेशन होता है, स्लोप पे डिपेंड करता है, ये इंटरसेप्ट होता है c। c क्या शो करता है कि अगर c दिया हुआ है किसी, जैसे आपको कोई इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 3x प्लस 4, तो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ये बताएगा कि यहाँ पे इतना ऊपर जाके यहाँ से स्टार्ट होगी y में। अगर देखो एक्चुअल फीलिंग क्या होती है कि ये इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा यहाँ से, ये क्या है 3 है, ये क्या है 3 है। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस X1. x1। x1 अब देखो, अब ये 3 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे जाएंगे तो स्लोप कब आएगा, y2 यानी कि वर्टिकल में अगर 3 चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल कितना चलना चाहिए, 1। अरे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है ये बताओ, टेन थीटा क्या होता है, Perpendicular. परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अगर स्लोप 3 दिया हुआ है, स्लोप क्या है, स्लोप 3 दिया हुआ है ना, Yes. यस स्लोप सर इस इक्वेशन में स्लोप अगर 3 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का आंसर 3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। Yes, sir. तो यस इसका सर मतलब परपेंड, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3/1, तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 3, तो बेस कितना चलेगा 1। इस फॉर्मूला, इस पे मत जाओ, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, मैंने ये एग्जांपल लिया है बस। इसकी इक्वेशन ऐसे नहीं, ये वाली लाइन नहीं बनेगी एक्चुअली में, इसकी लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी लाइन इसकी, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, स्लोप 3 है, मतलब वर्टिकल में ज्यादा चलेगा और हॉरिजॉन्टल में कम चलेगा। ये शो करता है क्या, स्लोप यही शो करता है ना, वर्टिकल में कितना चला है, हॉरिजॉन्टल में कितना चला है। Yes, sir. अभी आपको इतना समझ में आया कि अगर c की कोई वैल्यू दी हुई है उतना ही ओरिजिन से ऊपर से लाइन स्टार्ट होगी। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन की यस इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, जिसमें m क्या होता है, स्लोप, m क्या होता है, स्लोप। अब देखो अब देखते हैं हम कि एक्चुअली में होती कैसे, जब अगर c की वैल्यू 0 है, अगर c की वैल्यू 0 है तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, लाइन हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अब देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स है, मान लो इसका स्लोप अगर 1 दे दिया, इसका अगर स्लोप 1 होता तो क्या होता, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू होती, यानी कि अगर स्लोप अगर 1 है तो इसका मतलब y में जितना चलेंगे x में भी उतना चलेंगे, y में जितना हाइट होगी x में भी उतनी डिस्टेंस होगी। चलो आपको बताता भी हूं, मान लो स्लोप की वैल्यू 1 दी हुई है, देखो स्लोप की वैल्यू अगर 1 दी है इसका मतलब क्या है, स्लोप की अगर वैल्यू 1 दी है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
अगर इसकी वैल्यू 1 दी हुई है तो क्या y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा? होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? Yes, sir. तो इसका मतलब जितना वर्टिकल हाइट चल रहा है उतनी ही हॉरिजॉन्टल हाइट चलनी चाहिए, अगर स्लोप 1 है तो। होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस वाली इक्वेशन में दे रखा है कि स्लोप 1 है, m1 है, तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि वर्टिकल हाइट जितनी चल रहा है उतनी हॉरिजॉन्टल हाइट चल रहा है? देखो इस लाइन को देखते हैं, मान लो इसमें 4 चला है, तो इसको ड्रॉप करते हैं नीचे, इसको ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, नीचे ड्रॉप करके वो लाते हैं। देखो एग्जैक्टली 4 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में चल रहा है, तो 4 हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो इस डायरेक्शन में 4 चला है और इस डायरेक्शन में भी 4 चला है, तो इसका मतलब इसका स्लोप 1 है। स्लोप क्या शो करता है? ढलान बताता है कि कितनी ढलान है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैंने आपको 2 हिल बना के दिए, जैसे मान लो एक तो पहाड़ी है, एक सेकंड रुको, एक तो पहाड़ी है ये, एक पहाड़ी है आपकी ये, इसकी ये है आपकी 5 मीटर, और ये वर्टिकल हाइट बता रहा हूँ मैं, ये बेटा वर्टिकल हाइट बता रहा हूँ, इतना याद रखिएगा। वर्टिकल हाइट है इसकी 100 मीटर, ये है 10, चलो और जी कैलकुलेशन ये 10 है, और इसमें वर्टिकल हाइट भी 100 है, हॉरिजॉन्टल हाइट भी 100 है। तो मुझे ये बताओ स्लोप किसका ज्यादा है दोनों में से? इसकी इसकी जो थी 10 है, 10 मीटर है। मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट है, ये 2 है, स्लोप 1 की ज्यादा है या 2 की ज्यादा है? One. स्लोप, और इसकी, चलो इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा लेते हैं, इसकी ऊंचाई लेते हैं 200, और इसकी ये 100 ही लेते हैं, चलो ये ऊंचाई, ये जो बेस है वो 100 है, और हाइट जो है इसकी 200 है, इसकी हाइट 100 ही है, और इसका जो बेस है वो 10 है। तो मुझे ये बताओ इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1. अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं 1, कुछ लोग बोल रहे हैं 2। आप एक चीज बताओ स्लोप क्या होता है, पहले आप ये देखो स्लोप क्या होता है, कितना हॉरिजॉन्टल में चला कितना वर्टिकल में चला, इतना यही ना होता है? Yes, sir. अब देखो वर्टिकल वाला अपॉन हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें वर्टिकल हाइट कितनी है? वर्टिकल हाइट 100 मीटर है, Yes, sir. देखो 100। हॉरिजॉन्टल में कितना चल रहा है? इस 100 को पार करने में हॉरिजॉन्टल में कितना चल रहा है? 10 चल रहा है ना, 10. हॉरिजॉन्टल में 10 चल रहा है, तो स्लोप कितना आया? 10 आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब Yes, ये sir. 1 के लिए था, एफ स्लोप 2 के लिए देखोगे तो हॉरिजॉन्टल, देखो वर्टिकल में कितना चल रहा है? 200, वर्टिकल में 200 है ना? Yes, sir. देखो वर्टिकल में अगर 200 है, हॉरिजॉन्टल कितना है? 100, तो स्लोप क्या आया? 2। तो 2. ज्यादा किसका है स्लोप? फर्स्ट वाले का। First. क्लियर हो रहा है? स्लोप का Yes, मतलब sir. समझ में आ रहा है? Yes. स्लोप का मतलब इससे नहीं है कौन ज्यादा ऊंचा है, स्लोप का मतलब इससे है कि कौन कितनी ऊंचाई कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कवर कर रहा है। वर्टिकल हाइट वर्टिकल में कितना चला डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चला, इस रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप, या फिर टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जैसे देखिए Sir. y इक्वल टू, अब देखो इस वाले में क्या है, y इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 1 है, उसका जो क्या बोलते हैं स्लोप 1 दिया हुआ है, और c की वैल्यू 0 दी हुई है। तो देखो इक्वेशन हमारी 0 से शुरू हुई है, प्लस माइनस में गई है, प्लस माइनस में वो किसी में भी हो सकता है। x फंक्शन का y x इक्वल टू y है, तो आप, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला के भी बताया था कि x में भी 4 चला है, y में भी 4 चला है, x y में दोनों में 4 चला है, चला था ना? Yes, sir. क्लियर है आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी देखो हम इनवर्स फंक्शन देखते हैं। अब देखते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का फंक्शन देखते हैं। अब 1 अपॉन एक्स का क्या होगा भाई फंक्शन? 1 अपॉन एक्स में क्या होता है कि जैसे y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो अगर हम एक फंक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है। इसमें देखो जरा, ऐसे ही ग्राफ में देखो, ग्राफ में अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू, अगर मैं देखो यहाँ पे देखो, अब पहले मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू के बेस पे मैं y की वैल्यू डिसाइड करूंगा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि देखो अगर मैं x की वैल्यू ये ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, मान लो देखो x, देखो ये वाली, अगर मैं x की वैल्यू मान लो, अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है?
मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कम हो रही है लेकिन x की वैल्यू बढ़ी है ना, यहाँ पहले x की वैल्यू ये थी, अब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन y की Yes, वैल्यू sir. जैसे जैसे मैं x की बढ़ाता जा रहा हूँ y की वैल्यू कम होती जा रही है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में यही ना y की वैल्यू है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये x की वैल्यू है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे जैसे x की वैल्यू में इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू कम हो रही कि नहीं? Yes, sir. अब इधर देखो जैसे जैसे मैं y की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं, अब देखो x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में इतनी है, y की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन x की वैल्यू कम हो रही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे इनवर्स ग्राफ। देखो बेटा, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं कि हमारा कभी एग्जाम में इन फ्यूचर कभी क्या होता है, ऐसे ग्राफ दे देगा कोई, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया आपको, ऐसा बना के दे दिया, ये करके ऐसे ऐसे करके मान लो बना के दे दिया कि अब बताओ आप मुझे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे, मान लो डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टाइम के बारे में कोई रिलेशन पूछ लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ना इनवर्स ग्राफ है, ये हमारा इनवर्स ग्राफ को शो करता है, जिसका मतलब है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या फिर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। समझ रहे हो मेरी बात को? हम क्यों पढ़ रहे हैं ग्राफ्स को? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, किसी को ऐसा ना लगे, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, हमको मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये आपको पता है? पता है ना? हाँ जी, पेपर में आंदा। आगे आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. अब आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन के बाद। जैसे आपका कोई दे दिया आपको कि मान लो कोई एफ एक्स इक्वल टू 10 है, एफ एक्स इक्वल टू 10 है, तो भाई एफ एक्स की वैल्यू अगर 10 हो गई, अगर एफ एक्स की वैल्यू 10 हो गई, तो आप कहीं से भी लो, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, उसके लिए वाई की वैल्यू तो सेम रहेगी। अरे अगर एफ एक्स का फंक्शन, एफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ के है, के मतलब है कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, चलो यार ये छोड़ो, मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आए, x की वैल्यू कांस्टेंट आए, नहीं सॉरी, y की वैल्यू कांस्टेंट आए x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की कोई भी वैल्यू ले लूं तो y की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, मान लो x 0, यहाँ पे x है, यहाँ पे मान लो x की कोई वैल्यू हुई, x की कोई वैल्यू ली, माने ये वाली डिस्टेंस लिया आपने 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे भी y की क्या वैल्यू है, मान लो ये वाली इस लाइन की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये वाली हाइट अगर 10 है, तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, x की नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो ये वाली, लेकिन ये जो y की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अरे आप इतना समझो कि x की किसी भी डिस्टेंस के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है ना? Yes. Yes, sir. तो मतलब कांस्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस होते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई बोले कि ऐसी लाइन बनाओ कि जिसमें x की वैल्यू कांस्टेंट रहे, y की कोई भी वैल्यू ले लूं चाहे मैं, तो वो लाइन कैसे बनेगी? ऐसे वर्टिकल। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाली x की वैल्यू कांस्टेंट है, भाई ये वाली डिस्टेंस x ही की तो है, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस किसकी है? y की। वर्टिकल डिस्टेंस किसकी है? Y. अब मैं देखो इस डिस्टेंस पे, y की इस डिस्टेंस पे x की वैल्यू देखना चाहूँ तो x की यही डिस्टेंस है। अब मान लो इस डिस्टेंस पे x की वैल्यू देखना चाहूँ, इस डिस्टेंस पे, इस हाइट, इस डिस्टेंस यहाँ पे देखना चाहूँ, तब भी उतनी ही आ रही है। तो इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन होते हैं हमेशा, जो कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो आइदर पैरेलल ऑफ y एक्सिस होंगे, आइदर पैरेलल ऑफ x एक्सिस होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अगर हमें कोई बोल रहा है कि हमें x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है, x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट किसकी वैल्यू है? y की, तो x के पैरेलल में बनेगा।
और अगर बोल रहा है कि y की किसी वैल्यू के लिए x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो किसके किसके रेस्पेक्ट में बनेगा, y के पैरेलल में बनेगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब ये कोई जैसे इक्वेशन दे रखी है आपको, कोई भी जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी 3x² + 4x + 4, अब इसका ग्राफ कोई पूछे तो अब मैं अभी प्रेजेंट में जैसे आप रफली कोई ग्राफ पूछे बेटा कैसा बनेगा ग्राफ, तो हम किस पे डिपेंड करता है, ए पे। ये जो पहला कोफिशिएंट है ना, अगर ये 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो बनेगा कटोरी। आपके घर में कटोरी है ना, घर में Yes, जिसमें आप sir. लस्सी वगैरह खाते हो, सब्जी वगैरह खाते हो, तो कटोरी को सीधी रखे, कटोरी को सीधी रखा जाए, सीधा रखा जाए तो ए से जब बड़ा होगा तो कटोरी सीधी होगी, वो वाला ग्राफ बनेगा। और अगर ए 0 से छोटा होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी अगर ए की, तो क्या बनेगा, कटोरी को उल्टा कर दो। जैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा इसका ग्राफ क्या बनेगा? ये 1 वाला बनेगा या 2 वाला बनेगा? ए को देखो, ए क्या है इसमें, यही है ना, ए यही है ना, ए मोर देन 0 है, ए मोर देन 0 है तो क्या बनेगा, 1 वाला बनेगा ना। Yes, sir. अगर यहीं पे -3 होता, अगर -3 होता तो कौन सा ग्राफ बनता, 2. 2. 2 बनता। क्लियर है आपको? Yes. Yes, sir. और इसका जो मिनिमम, इस कटोरी का सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट है ये, सबसे मिनिमम पॉइंट ये वाला हो गया। और इस उल्टी कटोरी कर देंगे तो सबसे टॉप वाला जो है ना वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ये तो आपको दिखने में ही पता चल रहा है कि मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आएगी आपके पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आएगी तो उसका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ये क्या है, पैराबोला ही है ना, Yes, Yes, sir. sir. है? पैराबोलिक ग्राफ बनेगा किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और लीनियर इक्वेशन के लिए जो y = mx + c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा किसका, y = mx + c का। ठीक है? Yes, sir. अब देखो लॉग का फंक्शन वो देखते हैं, एक्सपोनेंशियल का। ये एक्चुअली में आपको इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन कि मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपको क्या किया, ऐसे करके दे दिया और आपको ऐसे करके दे दिया कि भाई हमें ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम की क्या रिलेशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, या ऐसे कभी दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक का ग्राफ है। तो इनको सिर्फ हमें एक रिव्यू लेना है कि हमें एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे बनता है और लॉगरिथमिक का ग्राफ कैसे बनता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमेशा। फिजिक्स पढ़ते टाइम ये चीज़ें यूज में आएंगी आप लोगों के। अब आप ये मत सोचना कि सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हमको मैथ भी याद करना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें याद करनी है। और शायद कुछ लोगों ने हाई स्कूल में ये चीजें पढ़ी भी होंगी, छोटे मोटे ग्राफ हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं। ठीक है? ये किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x का, या फिर e की पावर 5x आ जाए, e की पावर 10x आ जाए कभी, तो इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। थोड़ा वो ऊपर नीचे होता रहेगा जैसे ये कोफिशिएंट है इस पे डिपेंड करके, लेकिन ग्राफ की शेप यही होगी। ऐसे ही लॉग एक्स में, लॉगरिथमिक में, कि मान लो लॉग एक्स का ग्राफ है, मान लो लॉग एक्स है या लॉग वाई है, लॉग जेड है, कुछ भी हो, एक ग्राफ की शेप यही रहेगी, लॉगरिथमिक में भी और उसमें एक्सपोनेंशियल में, ये दोनों की शेप वही रहेगी। अब शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि 5x का अलग बनेगा, 10x का थोड़ा सा अलग बनेगा, और 20x का अलग बनेगा, या माइनस के 10x का अलग बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट होंगे, लेकिन शेप यही रहेगी। हमें शेप याद रखनी है। समझ रहे मेरी बात को? Yes. Yes, sir. तो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, दोनों के ग्राफ हम ध्यान में रखेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है? Yes. Yes, sir. अब हम आते हैं टिग्नोमेट्री पे। भाई टिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम टिग्नोमेट्री में आते हैं। अब टिग्नोमेट्री में देखो, जैसा कि हमने देखा कि आप एक चीज, सबसे पहले एक चीज देखो कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, शेक, कॉट, ये 6 चीजें होती हैं कि साइन का कोसेक के साथ में क्या रिलेशन होता है। साइन, जैसे साइन थीटा ले लूं अगर, तो 1/cosec By थीटा होता है। cosecant. ठीक है? अब ऐसे कॉस थीटा ले लूं
तो cos थीटा होता है कि 1 अपॉन sec थीटा। ऐसे टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ ट्रायंगल्स पे। अब देखो इसमें लिखा है अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। अपोजिट, आप अपोजिट हाइपोटेन्यूज ले सकते हो या फिर ऐसे बेस हाइपोटेन्यूज ऐसे करके बोल सकते हो। अगर मान लो ये अगर एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट को क्या बोलूंगा मैं, बेस। बेस ये क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, अब मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इस बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज फॉर्म में, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज। अपॉन। अब मुझे आप में से कोई बताएगा कि अगर मुझे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला चाहिए, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आपने बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही मुझे सेक थीटा का फॉर्मूला बताओ जरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बिल्कुल सही बात बोली है। अब देखो ये ट्रायंगल सेम है, ये फॉर्मूला सेम रहेंगे दोनों ट्रायंगल्स के। देखो अभी ये वाला ट्रायंगल एंगल लिया था हमने, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब अगर ये वाला एंगल ले लूं तो ये क्या हो, बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ये फॉर्मूले हमेशा सेम, ये समझ में आप लोगों को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कैसे होता है। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, जब माइनस के थीटा एंगल आ जाता है कभी कभी, तो उसमें माइनस थीटा कैसे बाहर होता है। जैसे साइन में अगर माइनस थीटा आ गया, वो माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस में अगर माइनस आया है तो माइनस गायब हो जाएगा, वो बाहर निकल के कुछ भी नहीं बचेगा उसका। अगर टेन थीटा में माइनस आ जाता है तो टेन के बाहर आ जाता है। सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये वाले, सबसे ज्यादा तो इंपोर्टेंट ये वाला है। बट हालांकि ये तीनों फॉर्मूले इस शीट का सबसे इंपोर्टेंट चीज है, सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूले है। तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, तीनों इंपोर्टेंट है। ये तो हमने पैरेललोग्राम का वो किया था डेरिवेशन, पैरेललोग्राम किया था कि नहीं। उस डेरिवेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज हुआ था, आपको याद है। यस सर, ये फॉर्मूला उस डेरिवेशन में यूज हुआ था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हम मैथमेटिकल टूल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर। देखो हमें याद करनी है सिर्फ साइन की वैल्यू, हमें साइन की वैल्यू याद करनी, वो भी 90 तक। हमें इससे आगे ये 90 के बाद में है, इसकी वैल्यू हम मैथमेटिकल वो पढ़ेंगे कंसेप्ट, उससे पता कर लेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू इसको उल्टा कर देंगे, जैसे कि साइन 0 की जो वैल्यू होगी ना, वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, और कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू होगी। इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, कॉस को साइन को एक्सचेंज कर देंगे। और अगर मुझे कॉस, मान लो कॉस 30 की वैल्यू अगर 1/2 है, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू अगर मुझे 1/2 वैल्यू है, तो कोई मुझे बताएगा कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी। कोसेक 30 की वैल्यू 2 क्यों होगी बेटा, सर साइन थीटा का रेसिप्रोकल अपोजिट है, जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। ऐसे ही कॉस थीटा से क्या करेंगे, कॉस मान लो 30 की वैल्यू दी हुई है मुझे √3/2, तो मुझे कोई बताएगा सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3। हाँ एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बताया आपने। अब हम आते हैं टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। टेन और कॉट की वैल्यू हमें याद करनी है सिर्फ साइन की, उसका एक्सचेंज करके कॉस की वैल्यू हो जाएगी। अब टेन थीटा की वैल्यू देखते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू याद कर ली, इसकी एक्सचेंज करके हमें कॉस की वैल्यू पता चल गई, साइन का उल्टा करके कोसेक की वैल्यू पता चल गई, कॉस का उल्टा करके सेक की वैल्यू पता चल गई। अब हमारा बचा टेन और कॉट, इनकी वैल्यू कैसे निकाला। अब देखो टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं। टेन 30 को क्या मैं साइन 30 अपन कॉस 30 लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला होता है बेटा टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो क्या मैं टेन 30 को साइन 30 अपन कॉस 30 लिख सकता हूँ,
Yes, sir. अब साइन 30 की वैल्यू मुझे याद थी कि 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू मुझे याद थी कि 1/2 है। कॉस 30 की वैल्यू मुझे याद थी, एक्सचेंज करके देखा था मैंने कि √3/2 है। √3/2 से 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/3। √3. अब देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। देखो यार tan 30 की वैल्यू 1/√3 है कि नहीं। Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ से cot 30 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। cot 30 Yes. की वैल्यू क्या होगी √3. √3 cot 30 की वैल्यू, हाँ बेटा 1 लिखो चाहे मत लिखो, अपॉन में है ना, अपॉन में 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो, कोई बात नहीं। तो क्या वैल्यू है cot 30 की वैल्यू। हाँ लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप भी सही हो बेटा, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी सही है, जिन्होंने नहीं बताया है कि √3/1 होगी वो भी सही है। तो ये वैल्यू समझ में आई कि साइन की हेल्प से cos tan cosec sec cot कैसे निकालेंगे। Yes, sir. आपका बर्डन कम हुआ थोड़ा सा, सारी वैल्यू आपको याद नहीं करनी, सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी, और धीरे धीरे एक्चुअल में सारी साइन कॉस की सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट मैजिक ट्रायंगल, ये क्या है, मैजिक ट्रायंगल, इसको याद रखिएगा। आप सपने में भी इसको भूलना नहीं है। इसको आप बोल सकते हो कितने स्टार, इतने लगा लो। स्टार कितने लगाने हैं पता है, इनफाइनाइट। स्टार कितने हैं इस पे, इनफाइनाइट स्टार, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट से भी ऊपर है। इस ट्रायंगल में ऐसा क्या है भाई, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल के दो एंगल हैं, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एक 53 डिग्री है, एक 37 डिग्री है। एक 53 डिग्री है और एक 37 डिग्री है। जिसमें 53 है, देखो इसमें 3 आ रहा है ना, इसमें 53 में 3 आ रहा है, तो ये उसकी साइड 3 है। 37 में वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 है। अब ये ट्रायंगल हेल्प करता है हमारी कि साइन 30 कॉस 30, वो साइन 53 कॉस 53 tan 53 साइन, इन सब की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। अब देखो कैसे फाइंड करता है। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है बेटा, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जिसको आपका नीट यूज करता है। नीट अपने एग्जाम, हम लोग वही पढ़ेंगे जो नीट में आता है, वही पढ़ेंगे ना। यस सर। तो हम लोग वही पढ़ेंगे, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि जो नीट में आए। अभी देखो हम 37 डिग्री को देखते हैं। 37 डिग्री के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं साइन 37 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आएगा। अब मैं cos 37 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 4/5। अब ऐसे ही tan 37 की निकालूंगा तो tan 37 की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा, 3/4। अब देखो, अब मैं 37 को भूल के, मान लो 37 को भूल जाऊं कि अब मैं 53 डिग्री के एंगल को देखना चाहता हूं कि 53 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब मुझे वैल्यू बताओ साइन 53 की, साइन 53 की क्या वैल्यू आएगी, 4/5 आएगी। अब cos 53 की 3/5। 3/5। अब मुझे बताओ tan 53 की 4/3। हाँ 4/3। 4/3। अब देखो, आप इस ट्रायंगल की हेल्प से, वैसे आपको याद नहीं होगी वैल्यू, वैसे आप टेबल में थी नहीं ना 53 37, टेबल में थी नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर पूछी जा रही तो उसकी हमें कोई ना कोई जुगाड़ निकालनी पड़ेगी। उसकी ये जुगाड़ निकली थी, ये ट्रायंगल बना के हम लोग इन सारी वैल्यूज को वैसे याद नहीं रख सकते। इस ट्रायंगल अगर हमें याद है तो किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखो साइन 37 की वैल्यू साइन cos 53 के इक्वल है, साइन 37 की वैल्यू cos 53 के इक्वल है कि नहीं। यस सर। क्लियर है। ये ट्रायंगल आपको मैजिक ट्रायंगल है, इसको याद रखना है बस, आपको हमेशा इतना याद रखिए, ये ट्रायंगल भूलना नहीं है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर।
तो अब आते हैं हम रेशियोज पे। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल तो कॉलेज Yes, sir. Yes, पढ़ा sir. है, तो हाई स्कूल में है थोड़ा बहुत, तो ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में भी है। आफ्टर स्कूल तो कॉलेज का मतलब है, देखो आप ए यहाँ से लिया हमने, ए यहाँ से लिया, एस यहाँ से लिया, टी यहाँ से लिया, कॉलेज का सी। देखो आफ्टर मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी होंगे सब पॉजिटिव होंगे। एस मतलब साइन, साइन का उल्टा क्या था, साइन का उल्टा Cosecant. कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और तो का टी ले लिया हमने, टी मतलब 10, 10 और 10 का उल्टा क्या है, Cot. कॉट। 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और कॉस, सी का कॉस ले लिया, सी फॉर कॉस, ये कॉस लिया, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा क्या है, सेक, यानी कि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये क्लियर समझ में आया आप लोगों को? ये ट्रिक थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने की। आपको कभी कभी ये भी सुनने को मिल जाएगा ऐड शुगर टू टी, ये भी ट्रिक मिल जाएगी आपको, ऐड शुगर टू टी, हमें मतलब उसी से है, सॉरी टी नहीं कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, टी नहीं, टी में लास्ट में टी आ जाएगा, टी का कोई किसी काम का ही नहीं है, कॉफी है, कॉफी काम का आ सकता है। ये आफ्टर स्कूल तो कॉलेज लिखा है, ये जो बाद में आया था, देखो ये जो आफ्टर लिखा आ रहा है, स्कूल आ रहा है तो कॉलेज, ये हमारा सिर्फ अपना बनाया हुआ है, ये किसी बुक में नहीं है, किसी बुक का तरीका नहीं है, ये हमें सिर्फ याद रखने के तरीके हैं, हमें हमें याद रहे, इस वजह से ये हमने लिखा है। आपको ये समझ में आया, पहले वाले में सब पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले में साइन और सेक कोसेक पॉजिटिव होंगे, तीसरे वाले में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़े। Yes, अब sir. देखते हैं, अब देखते हैं कि देखो ये लाइन है आपकी 0 डिग्री की और 360 डिग्री की। अब यहाँ से 90 डिग्री चले, ये वाली लाइन आ गई। अब देखो मुझे बताओ 90 से अगर थोड़ा सा कम एंगल होगा, यानी कि 90 माइनस ए होगा, तो क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा? Yes, sir. है? अगर 90 से 1 डिग्री भी ज्यादा हुआ, 1 डिग्री भी ज्यादा हुआ, तो क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में कूद जाएगा तुरंत? Yes, sir. Yes, sir. ये लाइन है 180 की, क्या अगर एंगल 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में कूद जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये 270 की, अगर 270 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ या कम हुआ तो थर्ड में आ जाएगा, और ज्यादा हुआ 270 से तो फोर्थ में पहुंच जाएगा। सिमिलरली फोर्थ और 1 के लिए। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अभी आप एक चीज देखो कि ये जो 180 और 360 वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर रेफरेंस लाइन है तो वो कन्वर्ट नहीं करेगी, यानी कि मान लो आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्जन नहीं होगा और वर्टिकल लाइन अगर रेफरेंस है तो कन्वर्जन होगा। ये जो लिखा हुआ है इसको हम हमेशा लिखा रहे, अभी लिखा रहने देंगे। तो देखो अभी हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो इधर नीचे लिखा है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, टेन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्जन होता है तो ऐसे करते हैं। अभी देखो अभी आपको जैसे कि वैल्यू पूछी आपको किसी ने कि भाई साइन आप बताओ, यानी कि 700 की वैल्यू बताओ, साइन 700 की, तो आप लोग क्या करोगे? या फिर चलो पहले छोटा ही एंगल ले लेते हैं। मान लो आपको पूछी साइन, क्या करें, ऐड 30 ऐड कर लेते हैं, साइन 390 की वैल्यू पूछी आपको किसी ने। 390 तो टेबल में था नहीं, टेबल में था नहीं ना। Yes, Yes, sir. sir. 390 साइन 390 वैल्यू थी नहीं। अब हम इसको कैसे करेंगे, साइन 360 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। Yes, sir. अब साइन 360 प्लस 30 लिखेंगे तो इस फॉर्मूले कन्वर्जन से देखो साइन 360 प्लस 30, 390 इस क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? 360 प्लस ए, 360 प्लस ए इन द सेंस कि 360 से अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कितने तक? जब तक इसमें 90 ऐड नहीं होंगे। एक चक्कर पूरा 360 का हो गया, ठीक है। दूसरा Yes, sir. चक्कर जब हम स्टार्ट करेंगे तो 360 में ऐड होता जाएगा, वैसे ही इनमें ट्रांसफर होते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रांसफर होगा वैसे वैसे इसमें ऐड होता जाएगा।
क्लियर है? Yes, sir. तो जब देखो तो 3 साइन 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस लाइन किससे डिसाइड होती है? रेफरेंस लाइन इससे डिसाइड होती है कि यहाँ पर जो किसके प्लस में या माइनस में थीटा कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल है। अरे Yes, sir. हॉरिजॉन्टल है कि Yes, नहीं? 360 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस है। तो रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो कन्वर्जन नहीं होता, क्रॉस हो रहा है ना कन्वर्जन पे। यस सर। तो साइन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा और थीटा जो थीटा है साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूं साइन 390 की वैल्यू क्या होगी, तो वो साइन 30 के इक्वल होगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही साइन 390 की वैल्यू होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही कॉस के लिए होगा। कॉस में रेफरेंस लाइन 360 वाली लाइन है, रेफरेंस लाइन 360 वाली लाइन है, तो कन्वर्जन देखो कॉस का कॉस रहा है, कॉस का कॉस रहा है। देखो इधर देखो, थर्ड में देखो, अब फोर्थ में साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 रेफरेंस लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन है, Yes, sir. वर्टिकल लाइन है अच्छा। तो कन्वर्जन होगा। देखो साइन का कन्वर्ट होके कॉस हो गया, हो गया। Yes, और sir. फर्स्ट Yes, sir. और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव हैं, सारी चीजें पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव हैं। तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? देखो रेफरेंस में वर्टिकल लाइन है तो क्या होगा? कन्वर्जन तो होगा ही होगा, लेकिन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो कन्वर्जन होगा ही होगा लेकिन पॉजिटिव का होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, क्या था कि साइन और कोसेक यही पॉजिटिव थे बस। Yes, sir. अब देखो एक चीज और बताएं कि जो देखते हैं ना कि कन्वर्जन के बाद में पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, हम इसको पहले वाले को देखते हैं, पहले को। जो कन्वर्ट होके आया उसको नहीं देखते, कन्वर्ट होके क्या आएगा उसको नहीं देखते। अभी देखो साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है तो रेफरेंस लाइन क्या हुई? हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? Horizontal. और तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. कन्वर्जन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कन्वर्जन नहीं होगा। और देखो 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और ये साइन है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया। अब देखो कोसेक कॉस में आते हैं, कॉस में क्या है? 180 वाली लाइन है तो कन्वर्जन तो नहीं होगा, लेकिन कॉस है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। कॉस किसका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। Negative. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो देखो कॉस का कन्वर्ट नहीं हुआ है, कन्वर्जन नहीं हुआ है, लेकिन नेगेटिव साइन आ गया है। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली 10 के साथ होगा। लेकिन अब हम देखें 90 प्लस थीटा पर, 90 प्लस थीटा में देखो लाइन कौन सी आ रही है? रेफरेंस वर्टिकल लाइन आ रही है कि नहीं? Yes, sir. वर्टिकल लाइन आ रही है तो कन्वर्जन होगा, होगा। Yes, sir. अब देखो इधर क्या है? साइन है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है? देखो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए साइन भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। और थीटा यानी कि साइन को कन्वर्ट होकर कॉस हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसके आगे पॉजिटिव का साइन आएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो यही कॉस के साथ देखेंगे, कॉस के साथ क्या होगा? 90 प्लस थीटा है, वर्टिकल लाइन रेफरेंस में है तो कन्वर्जन तो होगा। अब देखो कॉस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आएगा, कन्वर्जन भी होगा और नेगेटिव साइन भी आएगा, कन्वर्जन भी होगा और नेगेटिव साइन भी आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब आते हैं थर्ड में क्या है? देखो थर्ड में 180 डिग्री यानी कि रेफरेंस लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब कन्वर्जन तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा कन्वर्जन, तो कन्वर्जन नहीं होगा। और इसमें क्या है? क्या था? आफ्टर स्कूल तो कॉलेज, यानी कि 10 और कॉट पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव। अब देखो ये क्या है? साइन। देखो 180 है, इस वजह से कन्वर्जन तो नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। अब हम साइन डिसाइड, वो प्लस से आएगा या माइनस आएगा ये डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में है,
थर्ड क्वाड्रेंट में है अगर, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब सिमिलरली कॉस के साथ होगा, 180 है तो कन्वर्जन तो नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब ये डिसाइड कर लेते हैं प्लस आएगा कि माइनस आएगा। कॉस है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, 10 होता है इस जगह पे तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस है तो नेगेटिव आ गया। अब देखो कॉट के 10 के लिए देख लेते हैं। 10 का देखो 180 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस में, तो 10 का 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस। देखो 10 है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं कि नहीं? Yes, sir. 10 और कॉट Yes, दोनों sir. पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया आगे। बेटा समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, ना? sir. Yes, sir. ओके। अब सिमिलरली देखते हैं इस उसके लिए, लास्ट उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे जो साइन है, इस साइन को कन्वर्ट करके, ये 360 माइनस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा कि नहीं? Yes, sir. इसमें Sir. क्या क्या पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक Sec. पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन है, साइन का साइन क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक नहीं है। और 360 माइनस थीटा है, देखो 3 रेफरेंस लाइन क्या है, 360, तो कन्वर्ट तो नहीं होगा भाई। ऐसे इसमें 360 रेफरेंस लाइन है तो कन्वर्ट तो नहीं होगा। और कॉस है, कॉस इसमें प्लस की होती है, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब ऐसे 10 के लिए देखो 360 रेफरेंस लाइन है तो कन्वर्ट तो नहीं होगा, तो 10 का 10 रह गया। अब देखो 10 है, प्लस होता है ओनली कॉस और सेक, 10 नेगेटिव होता है, तो देखो 10 का नेगेटिव साइन आ गया। अब किसी को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। आया सर। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो अभी। क्लियर है सब? अब देखो ये पीछे वाली स्लाइड की बात कर रहा हूँ, ये सब क्लियर था? सर इसमें Yes, sir. 360 वर्टिकल लाइन के साथ नहीं है। 360 देखो बेटा, 360 लाइन हॉरिजॉन्टल है, 360 और 180 ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये 360 और 180 हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं? Yes, sir. और Yes, sir. 90 और 270 लाइन, 90 और 270 वाली लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो जब वर्टिकल लाइन रेफरेंस में होगी तो कन्वर्ट होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस में होगी तो कन्वर्जन नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखोगे तो ये मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, ए प्लस बी का देखोगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लोगे। अगर ए माइनस बी का देखोगे तो यहाँ पे भी माइनस लोगे। कॉस ए प्लस बी का देखोगे तो यहाँ पे भी प्लस लोगे। यहाँ पे जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो, ये सारे फॉर्मूले हैं, या कोई सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूले ये दो हैं इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले मतलब यूज होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ छोटे छोटे कुछ कुछ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? Yes, sir. हैं? क्लियर है? सर हाँ 2A में सर cos की खास सर 2 क्यों लिया है सर, साइन में तो है नहीं। क्या क्या बोल रहे हो आप? कॉस? सर जो cos 2A है ना, हाँ हाँ, उसमें सर cos की शक्ति सर 2 दी है। कॉस के साथ 2 दी है, शक्ति सर उसकी घात, पावर ये। जैसे पावर। हाँ बेटा ये फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला है ये। ओके सर। अब इसका प्रूफ करने के लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, फिर आप बोलोगे कि सर मैथ पढ़ा रहे हैं बायो वालों को। ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है 1, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है, अगर ये हो जाता है कॉस 2a। देखो ओके सर। ये फॉर्मूला तीन फॉर्मूले होते हैं कॉस 2a के, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके कॉस 2a के। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसका फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिफरेंशिएशन, या फिर यस सर। कितने बच्चे हैं क्लास में भी?
20 रह गए। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड Good नाइट, night. गुड नाइट।